हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी और आज हम बात करने वाले हैं मालदीव्स इशू पे। मालदीव्स का क्या इशू है अब? बात ये है कि मालदीव्स के अंदर आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि किस तरह से वहाँ के लोग इंडिया आउट के नारे लगा रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, रोडों पे रिलीज कर रहे हैं। इवन वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रोडों पे उतर करके उनका साथ दे रहे हैं। तो इंडिया आउट यानी कि आपने हमेशा सुना होगा कि जो मालदीव्स है वो इंडिया के काफी फ्रेंडली नेशन है, मतलब हमारे रिलेशंस काफी फ्रेंडली है मालदीव्स के साथ। तो एकदम से वहां पे ऐसा क्या हो गया? एक कंट्री जिसकी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी रही है, यानी कि भारत सबसे पहले, उसके सिटीजन्स, वहां की आवाम ऐसा क्यों कर रही है कि वो इंडिया की मिलिट्री को बाहर निकालना चाहते हैं या फिर इंडिया किसी भी तरह का इंटरफेरेंस अपनी कंट्री में नहीं देखना चाहते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये था हमारा प्रेजेंट कंटेक्स्ट कि वहां प्रेजेंटली चल क्या रहा है, और प्रेजेंटली वहां पर एक नए प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए हैं। तो उस उनका भी ये वाला जो रोल है उन प्रेसिडेंट का, उनका प्रेसिडेंट का रोल भी काफी ज्यादा है। हमारी आगे वीडियो में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि ये सब कुछ कैसे चेंज हुआ, यानी कि मैंने बात करी थी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी की। तो मालदीव्स इंडिया फर्स्ट पॉलिसी क्यों रखता है, क्यों रखता था और अब क्या हो गया है एकदम से? तो सबसे पहले इंडिया फर्स्ट पॉलिसी क्यों रखता था? बात ये थी कि टाइम था 1988 का। उस टाइम वहां पर एक प्रेसिडेंट थे, मालदीव्स के प्रेसिडेंट, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही थी। उन प्रेसिडेंट का नाम था अब्दुल गयोम। तो वो वहां पर थे, लेकिन वहां पर एक बिजनेसमैन थे, बहुत प्रोमिनेंट बिजनेसमैन थे, अब्दुल्ला लातिफ। वो कू करना चाहते थे मालदीव्स को और अपना पूरा टेक ओवर करना चाहते थे मालदीव्स के ऊपर। तो वो ये करने में अनसक्सेसफुल रहते हैं दो बारी। और दो बारी होते हैं 1980 में और 1983 में, लेकिन 1988 में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं ये काम करने में। सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जो वहां के प्रेसिडेंट थे गयोम जी, उनको हाइड मतलब हिडन सिचुएशन में रहना पड़ता है अपनी फैमिली के साथ, और वो हेल्प मांगते हैं अलग अलग कंट्रीज से ताकि वो उनकी आर्मीज की मदद से अब्दुल्ला लातीफ को बाहर निकाल सके और वापस एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ला सके वहां। अब जो यहाँ पे गयोम है, इनका भी काफी ज्यादा रोल रहेगा क्योंकि ये फाउंडर रहे हैं पीपीएम पार्टी के। तो इस बात को आप याद रखिएगा, आगे जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसमें इसका बहुत ज्यादा जिक्र होने वाला है, पीपीएम पार्टी का। तो वहां पर तो वो काफी कंट्री से हेल्प मांगते हैं, इवन कि यूएसए से, सिंगापुर से, पाकिस्तान से, फ्रांस से, यूके से, लेकिन सभी कंट्रीज मना कर देती हैं। रीजंस ये थे कि वो हमारी मालदीव से काफी दूर रही हैं वो कंट्रीज। वहीं श्रीलंका से भी हेल्प मांगी जाती है, और या फिर मिलिट्री कम होने के कारण वो ये एक्सक्यूज दे करके हेल्प करने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन यूके वो इनको बोलता है कि आप इंडिया से क्यों नहीं हेल्प मांगते, इंडिया आपकी इतनी नेबरिंग कंट्री है तो आप उससे हेल्प मांगिए। तो इंडिया से हेल्प मांगी जाती है और इंडिया तभी के तभी उन मालदीव्स की हेल्प करता है, और वहां पे अपनी आर्मी को भेजकर, अपने सोल्जर्स को भेज करके अब्दुल्ला लातीफ को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि उनकी मर्सनरीज को सबको हरा देते हैं। तो वहां पर फिर से एक डेमोक्रेटिव पार्टी आ जाती है, यानी कि डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट होती है। यानी कि जो मालदीव्स की डेमोक्रेसी है वो इंडिया के कारण चल रही है, यानी कि उस टाइम अगर इंडिया हेल्प नहीं करता तो शायद मालदीव्स की सिचुएशन कुछ और होती। तो सबसे पहला पॉइंट। सेकेंडली, हमने देखा था कि किस तरह से 2004 की सुनामी में इंडिया ने हेल्प करी थी मालदीव की, कितनी ज्यादा एड की मदद से। फिर हमने 2014 के अंदर हमने एक ऑपरेशन नीर चलाया था, जिसके अंतर्गत जो मालदीव्स के अंदर एक डीसैलिनेशन प्लांट था, उसके अंदर फायर लग गई थी, तो उसको लेकर के हमने ये ऑपरेशन चलाया था। उसके बाद कोविड-19 में भी हमने मालदीव्स की बहुत ज्यादा हेल्प करी है, इन अ वे डेट कि हमने अपनी ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से उनको कोविड वैक्सीन वगैरह सब कुछ पहुंचाई थी। तो इस वे में इंडिया का काफी ज्यादा रोल है। इवन जो इंडिया के सिटीजन हैं, हम मालदीव्स में जाते हैं तो वहां का जो टूरिस्ट सब चल रहा है वो इंडिया के से ही चल रहा है, यानी कि इंडिया का बहुत बड़ा रोल है वहां के टूरिज्म सेक्टर में। तो ये हो गया हमारे कुछ पॉइंट्स जिस तरह से इंडिया काफी हेल्प कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मालदीव्स की। अब हम बात करते हैं कि एकदम से एक ऐसी कंट्री जो इंडिया से इतनी फ्रेंडली थी वो ऐसा क्यों कर रही है, और पार्टीज का भी तो देखा भी जाए, वहां की जो सिटीजन है, आवाम है, वो ऐसा क्यों कर रही है। आइए जानते हैं इस विषय में भी। बात होती है कि वहां पर जो दो मेन पार्टीज हैं वो है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, यानी कि एमडीपी और पीपीएम, ये दो पार्टीज वहां की मेन पार्टीज हैं। अब ये वहां की मेन पार्टीज है, तो होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था, जो गयोम थी वो पीपीएम पार्टी के फाउंडर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो नए प्रेसिडेंट बनते हैं नाशीद 2008 में,
वो होते हैं एमडीपी पार्टी के। और एमडीपी पार्टी की जो भी आइडियोलॉजी है वो प्रो इंडिया रही है और पीपीएम पार्टी की प्रो चाइना मानी जाती है। इस विषय में हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से। तो एमडीपी पार्टी बन गई, उसकी जो पॉलिसी थी वो प्रो इंडिया थी। तो प्रो इंडिया पॉलिसीज के साथ 2009 के अंदर, मतलब 2008 में वो बनते हैं प्रेसिडेंट, और 2009 के अंदर ही वो इंडिया से एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लेते हैं। लेकिन जो पीपीएम पार्टी थी उनका ये कहना था कि जो डिफेंस पैक्ट है इसके माध्यम से जो मालदीव्स की गवर्नमेंट है वो अपने सॉवरेनिटी को इंडिया को दे रही है, यानी कि अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है इंडिया के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन पीपीएम पार्टी लोगों के सेंटीमेंट्स को अपनी तरफ करना चाहती थी और वो काफी हद तक लोगों के सेंटीमेंट्स को अपनी तरफ करने में भी कामयाब रहती है। और उसके एक साल बाद ही, क्या मतलब बहुत सारे कुछ स्टेप्स देखे गए थे जिन कारण से ऐसा हुआ था। उसके बाद जो माले एयरपोर्ट है वहां पे, माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पे जो रिनोवेशन का काम था वो भी एक इंडियन कंपनी को दिया जाता है, और वो जो इंडियन कंपनी थी वो बीओटी के थ्रू वहां पर काम कर रही थी। तो ये देखा, ये जो बीओटी का मॉडल था यानी कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, इस मॉडल के अंतर्गत वो माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रिनोवेशन कर रही थी। इस पे भी पीपीएम पार्टी ये कहती है कि हाँ, हम इंडियन कंपनीज को अपना काम दे रहे हैं ये तो। और उस टाइम क्या था कि मालदीव्स की इकोनॉमी काफी ज्यादा क्लैश हो रही थी, तो लोग भी इसमें मान रहे थे कि इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, हमारी जो क्लैश हो रही है ना, कि इंडिया को बेनिफिट्स चाह रहे हैं और मालदीव्स के वहां के लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसको देख करके लोग और ज्यादा भड़क जाते हैं। फिर तीसरा स्टेप आता है कि वहां के जो चीफ जस्टिस थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ मालदीव्स जो थे, उनका नाम था अब्दुल्ला मोहम्मद, उनको भी वो जो वहां प्रेसिडेंट नाशीद थे वो फायर कर देते हैं। उनका ये मानना था कि इन्होंने पीपीएम पार्टी के फाउंडर उनको एक केस में ज्यादा फेवर किया था जबकि उनकी गलती थी। तो ये हो जाता उनका आखिरी स्टेप, जिस कारण से लोग और ज्यादा भड़क जाते हैं। पीपीएम पार्टी पूरे सेंटिमेंट्स को उठाने में, उनकी पूरे सेंटिमेंट्स उठाने में कामयाब हो जाती है, अपनी तरफ करने में। और उसके बाद नाशीद को, जो प्रेसिडेंट नाशीद थे, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ता है और एमडीबी जो पीपीएम पार्टी थी वो फिर पावर में आती है। फाइनली वो पावर में आ जाती है, लेकिन पावर में आते ही वो प्रो चाइना पॉलिसीज दिखाना शुरू कर देती है, यानी कि चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को वो अपनी कंट्री मालदीव्स में बुलाते हैं और बहुत सारे बीआरआई को ज्वाइन कर लेते हैं, जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन कर लेते हैं, और ऐसे काफी सारे प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया के सॉवरेनिटी के खिलाफ थे, जो इंडिया अपोज करता है चाइना की जो जिन भी प्रोग्राम्स को। तो ये देख करके लोग सोचते हैं कि जो ये पीपीएम पार्टी है वो तो सिर्फ हमारी कंट्री को डुबवाने में ही लगी हुई है, यानी कि हमारी कंट्री तो डूबती ही जा रही है, यानी कि हमारी इकोनॉमी कुछ बढ़ी नहीं रही है, क्लैश ही होती जा रही है। तो जो इलेक्शन जो वापस इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर वापस से एमडीपी पार्टी आ जाती है और एमडीपी पार्टी फिर से इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को ले आती है। और जो अब की बार एमडीपी पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे वो थे इब्राहिम सोली। तो वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को वापस से रिन्यू करते हैं, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अब फिर से 2023 में वहां पे इलेक्शंस होते हैं और एमडीबी पार्टी हटके पीपीएम पार्टी वापस पावर में आ जाती है। और वहां के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मिजू, उनका यही कहना है कि वो इंडिया के मिलिट्री को जरूर आउट करेंगे अपनी कंट्री में से। लेकिन वहां पे जो अभी कमिंग फॉरेन मिनिस्टर है, यानी कि कमिंग फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे आगे, उनका यही कहना है कि जो प्रेसिडेंट मिजू है उनकी फर्स्ट ट्रिप इंडिया की ही होगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो प्रो चाइना पॉलिसी शो करेंगे या फिर इंडिया की एंटी इंडिया पॉलिसी शो करेंगे, उनका ये कहना है। इवन प्रेसिडेंट मिजो की जो सेरेमनी है जिसके अंदर उनको प्रेसिडेंट घोषित किया जाएगा, फिर जो भी सेरेमनीज वहां पर होती हैं उसके अंदर भी इंडिया के मतलब कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वहां पर बुलाया गया है। तो सोचने की बात ये है कि जो पीपीएम पार्टी है वो अभी तक जो भी कर रही थी, क्या वो सिर्फ एक दिखावे के लिए था, यानी कि वो सिर्फ लोगों के सेंटिमेंट्स अपनी तरफ करके साथ इंडिया का ही देना चाहती है, यानी कि पॉलिसीज अपनी इंडिया के साथ ही रखना चाहती है, क्योंकि इंडिया के खिलाफ वो जाने की सोच नहीं सकते, क्योंकि इंडिया इज लाइक वेरी हेल्पफुल कंट्री टुवर्ड्स द मालदीव्स। तो क्या ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी थी पावर में आने के लिए? ये हम आगे देखेंगे कि आगे किस तरह से डेवलपमेंट्स आती हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद हम इस विषय में और जानेंगे अगर कोई डेवलपमेंट्स आती हैं इस बारे में। और मैंने आपको कहा था कि गयों के बारे में याद रखेगा, वो पीपीएम पार्टी के फाउंडर है, उनके ऊपर भी इंडिया के एक तरह से एहसान रहे हैं, हमने उनकी कितनी हेल्प करी थी, नहीं तो शायद मालदीव्स की अच्छी सिचुएशन नहीं होती और वो भी प्रेसिडेंट ना बन पाते वापिस से प्रॉपर डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, अगर इंडिया हेल्प ना करता तो।
तो हो सकता है कि वो इंडिया के एहसान पीपीएम पार्टी पे भी रहे हैं, और एमडीपी पार्टी के साथ तो इंडिया के रिलेशन थे ही बहुत ज्यादा अच्छे जब वो गवर्नमेंट में थे। तो अब आगे देखने का है कि आगे क्या होता है। तो आगे अगर कोई भी डेवलपमेंट्स आती हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपके क्या व्यूज हैं इसको लेकर के, क्योंकि आप सबने भी इस विषय में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, सीरीज देखी होंगी। तो अपने कमेंट्स ना लिखना भूलिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।